मैं यतीम लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर दुबई ले जाकर अरबियों को बेच देता था। मेरा भाई फोत हुआ तो अम्मा बोली तुम्हारी भाभी हमारे ऊपर बोझ है, इसको भी दुबई ले जाकर नौकरी लगवा दे। मैंने भाभी को दुबई लाकर इस अरबी के हाथों जहन्नम में धकेल दिया और भाभी चीखती गड़गड़ाती रह गई। काफी अरसा बाद एक दिन बीवी ने फोन करके बताया कि मेरी बेटी 7 दिन से लापता है। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं पाकिस्तान जाने के लिए अरबी से टिकट के पैसे लेने गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वहाँ अरबी के साथ मेरी भाभी और बेटी। इंसान अगर बेजमीर हो जाए तो उसके दिल पर किसी की भी रोने की आवाज और सिसकियां असर नहीं करती। मेरा शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। अब भी मैं बाहर बैठा नोट गिनने में मसरूफ था और कमरे से मुझे एक लड़की के चीखने चलाने और मदद पुकारने की आवाजें आ रही थी, लेकिन इसका रोना बलकना तड़पना सिसके लेना कुछ भी मेरे दिल पर असर नहीं कर रहा था। मेरी आंखों में तो बस नोटों की चमक थी। लाखों रुपए की गड्डी मेरे सामने रखी थी और मैं तेजी से हाथ चलाते हुए इन्हें गिन रहा था। हिसाब का मैं शुरू से पक्का था। मेरे आज तक रियाजी में कभी 80 नंबर भी नहीं आए थे। 100 में से 100 तो दूर की बात। जिसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी वो एक बेसहारा लड़की थी। घर में 6 बहनें थी और ये सबसे बड़ी थी। बाप यार नहीं था, माँ बेवा थी। घर का गुजर बसर करने का कोई जरिया ना था। लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन एक नंबर की बेवकूफ थी। हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। मैं जब पाकिस्तान गया तो इसकी वालदा से मिलने चला गया। जब पाकिस्तान इससे मिलने चला गया हमदर्दी के 4 बोल बोले। इस लड़की को मैं पहले ही मोहल्ले में देख चुका था। मुझे देखते ही वो लड़की पसंद आ गई, इसलिए इसकी माँ से हमदर्दी के 4 बोल बोले और चांदी पैसे इनके हाथ में रखे। बस इतना मेरा ही करना काम आ गया था। खाला जी आंसू बहाते हुए अपने घर के सारे दुखड़े मुझे सुनाने लगी कि घर कैसी तंगी से गुजर रहा है। बेटी स्कूल पढ़ाती है लेकिन तनख्वाह कितनी मिलती है, आटा आ जाए तो चीनी के पैसे नहीं बचते। मैंने कहा कि आप चाहें तो मैं आपकी बेटी को दुबई ले जाता हूँ, वहाँ पर स्कूल की नौकरी भी करेगी और दिनम में पैसे भी कमाएगी, और ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को भी वहीं बुला ले। चंद सालों में ही आप लोगों की जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मेरी बात सुनकर अम्मा जी तो कुछ गिरा सी गई थी। कहने लगी कि कैसे जवान जहाँ बेटी को दरिया पार भेज दूं। मेरा तो दिल बहुत डरता है। मियाँ तुम कोई और मशवरा दे सकती हो तो दे दो। अम्मा जी की बात सुनकर तो मैं बहुत मायूस हुआ था, लेकिन इस लड़की ने ऐन मौका पर मुझे खुश कर दिया। कहने लगी कि वो इस नौकरी के लिए तैयार है। मैंने इससे इसके सारे डॉक्यूमेंट मांगे, तलीमी रिकॉर्ड पूछा और कहा कि अगर इसकी नौकरी दुबई में लग गई तो मैं इसे वीजा और टिकट भेज दूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। सारा खर्चा तो स्कूल वाले उठाएंगे और रहाइश भी स्कूल के अंदर ही होगी। इस लड़की ने हामी भर ली, लेकिन इसकी वालदा थोड़ी परेशान हो रही थी। लेकिन इसने कहा कि अम्मा अगर मेरे इस कदम से आप लोगों का वक्त बदलता है तो क्या हर्ज है। फाके काटने से तो बेहतर है कि हम अपनी किस्मत ही आजमा ले। मैंने भी इस लड़की की बात पर तईद की थी। अम्मा जी गुर्बत की मारी हुई थी, इसलिए फौरन से मान गई। मैंने दुबई जाते ही अरबी से लड़की की बात की और इसे तस्वीर दिखाई तो वो बहुत खुश हो गया। वीजा टिकट का सब इंतजाम इस अरबी ने किया था। जैसे ही वो लड़की दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंची तो मैं इसे फोन लेने चला गया। एयरपोर्ट से अरबी के घर तक का फासला मैंने इसे यही बताया था कि मैं इसे स्कूल ले जा रहा हूँ, लेकिन जब इसने घर देखा तो पूछने लगी ये तो घर की तरह है। मैंने कहा कि अंदर चलो, स्कूल ही है। वैसे भी वो लड़की मेरी दस्तराज में थी, यहाँ से भाग कर नहीं जा सकती थी। इसके सारे रास्ते मैं बंद कर चुका था। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने इसका बाजू जोर से पकड़ लिया। मुझे हैरत से देखने लगी। मेरे चेहरे के तासरात यकदम ही बदले थे। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी, मगर जब मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देखी तो इसकी सफेद रंगत बिल्कुल जर्द पड़ने लगी। इसके वजूद ने जर्जरी सी ली थी जो कि मैं महसूस कर चुका था। वो कहने लगी यह क्या बदतमीजी है, आप मेरा बाजू छोड़े। मैंने कहा कि जुबान बंद कर वरना काट के फेंक दूंगा। अंदर तुम्हें एक अरबी नजर आएगा और तुम्हें इसी के बताए हुए काम करने हैं। कोई चालाकी नहीं, बस तुम अरबी का हुक्म मानोगी। अगर जरा सी भी तुमने चूं चुरा करने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबाकर यहीं मार कर दफन कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत खौफजदा सी हो गई थी, घबराई हुई भी थी, लेकिन कहने लगी क्या मतलब है, आप मुझे धोखे से यहाँ पर लाए हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ, और अंदर जाकर तुमने जरा सी भी अरबी के सामने बदतमीजी की या कोई भी नाफरमानी करने की कोशिश की तो देख लेना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जैसे मैं इसे अंदर ले गया वो अरबी बेचैनी से इस लड़की का इंतजार कर रहा था। इसे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझसे कहने लगा कि इसे समझा तो दिया है ना। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी ये लड़की कुछ भी शोर शराबा करे तो बेशक इसे मार कर दफन कर देना, तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। मैंने इस लड़की को अरबी की तरफ धकेला था, वो इसके साथ जाकर टकराई थी। अरबी ने इसे अपने हिसार में लिया तो वो चिल्लाने लगी। मेरी तरफ उंगली से इशारे करके कपकपाती हुई आवाज से कहने लगी कि ये मुझे धोखे से यहाँ पर लाया है, मुझे वापस अपने घर जाना है,
خدا کے لیے میں بہت شریف لڑکی ہوں، میرے والدین بہت نیک ہے، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن یہاں کون تھا جو اس کی پکار سنتا یا اس کی شرافت کا ثبوت مانگتا؟ عربی مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ تمہارا کام ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے، میرے پیسے مجھے دو۔ اس عربی نے اپنی سیکرٹری کو آواز دی، کہنے لگا کہ اس کا حساب چکتا کرو اور اسے چلتا کرو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کو سامنے کمرے میں زبردستی لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میرے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دی گئی۔ میں وہیں لونج میں بیٹھ کر پیسے گننے لگا۔ ساتھ ساتھ اس لڑکی کی چیخو پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، اللہ کے لیے مجھے بخش دو، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، اللہ کے قہر سے ڈرو، میں بے حد مجبور اور بے بسی سے اپنے گھر کی کفالت کے لیے آئی ہوں، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ لیکن میرا دل تو جیسے گناہوں کی کالک سے سیاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس لڑکی کی سسکیاں بے اثر تھیں۔ میں نے بھی نوٹوں کو جیب میں ڈالا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ میرا بس یہی کام تھا کہ میں بے سہارا لڑکیوں کو پاکستان سے نوکری کا جھانسا دے کر دبئی لے کر آتا تھا، اس عربی کے ہاں بیچ دیتا تھا۔ اس لڑکی کا سودا بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی پورے 5 لاکھ کا۔ 2 سالوں میں کافی لڑکیوں کو سعودیہ میں لا کر بیچ چکا تھا اور پاکستان میں میرا اپنا گھر تعمیر ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو یہی پتا تھا کہ میں دن رات یہاں پر محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں اور پائی جوڑ کر اس کو بیچ دیتا ہوں۔ وہ بڑے پھونک کر خرچے کرتی تھی، پیسہ بچا کر اس نے گھر بنا لیا تھا۔ میری بچیاں اچھے سکول میں پڑھ رہی تھی، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ فضول خرچی میری بیوی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر آسائش میرے گھر میں موجود تھی۔ مجھے دبئی آئے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن میری والدہ کا فون آ گیا۔ وہ فون پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ اجمل تم جلدی سے پاکستان لوٹ آؤ، تمہارے بھائی افضل کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹر بھی کچھ پورا امید نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ میں نے پہلی فرصت میں ہی اپنی ٹکٹ کٹائی اور پاکستان آ گیا۔ سیدھا ہاسپٹل ہی گیا تو میرا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے اس نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ دیکھا تو میرا دل بھی کچھ لمحات کے لیے رک کر دوبارہ دھڑکا تھا۔ تڑپ کر میں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا، میرے سوا ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، لیکن آپ کا علاج کرواؤں گا۔ شاید میرے مردہ ضمیر کے خون نے جوش مارا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بس چند گھنٹے تھے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے اور پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کہرم سا مچ گیا تھا۔ میری والدہ کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہوش میں آتی، حقیقت کو جانتی کہ افضل بھائی نہیں رہے تو بس دوبارہ گش کھا کر گر جاتی۔ بھابھی کا بھی یہی حال تھا کہ رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کے 2 بیٹے تھے، بیٹی کو نہ تھی لیکن دونوں ہی کم عمر تھے، ایک 10 سال کا تھا، ایک 8 سال کا۔ چند دن تو میں نے بھابھی سے سبھی خاندان والوں اور رشتہ داروں کے سامنے کافی ہمدردی جتائی، لیکن پھر میرے اپنے ہی اخراجات بہت تھے، میں بھابھی کی کفالت کیسے کر سکتا تھا؟ پھر والدہ کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ ہم 2 بھائیوں کے علاوہ کوئی تیسرا تھا بھی نہیں۔ چند دن بعد جب میں نے پورے حالات پر غور و فکر کیا تو مجھ پر احتراق ہوا کہ میں سارے اخراجات پورے نہیں کر سکوں گا۔ میرے دونوں بھتیجے چھوٹے تھے اور کام کاج کے قابل نہ تھے۔ سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ بھابھی خود ہی کمانے لگے۔ میرے دماغ میں ایک جمکا سا ہوا تھا، جو خیال میری گندی ذہنیت میں آیا تھا تو میں اسے سوچ کر مکرہ ہنسنے لگا۔ میری بھابھی بھی ابھی خوبصورت اور جوان تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی خوبصورتی آخر کس کام آئے گی؟ چلو اچھا ہے کہ بچتوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی خرچہ ملتا رہے گا۔ بھلا کیوں میں اپنی عیاشوں کو کم کروں اور یتیم بھتیجوں کے سر پر ہاتھ رکھوں؟ اس کی ماں ہے تو وہ کمائے گی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی پالے گی۔ یہ سوچ آنی تھی کہ کتنی دیر میں شیطانی مسکراہٹ سے جائے ہنستا رہا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا تو مہمانوں کا بھی آنا تھم سا گیا۔ بھابھی بھی بھائی کی موت کو تسلیم کر چکی تھی اور خاموشی سے گھر میں میری بیوی کا ہاتھ بٹانے لگی، جبکہ اماں تو گہری سانس لے کر کبھی میرے چہرے کی جانب دیکھتی تو کبھی میری بھابھی کو دیکھتی اور یہی کہتی کہ بیٹا افضل تو خدا کو پیارا ہو گیا، مگر اب تو کیسے 3 افراد کا خرچہ اٹھائے گا؟ تیری بھابھی کے بھی خرچے ہیں، اس کے بعد تیرے 2 بھتیجے بھی اسکول جاتے ہیں، کل کو بڑے ہوں گے تو ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہوگی اور پھر کل کو مزید خرچے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اکیلا بھلا یہ سب کچھ کیسے کر پائے گا؟ امی کافی پریشان تھی، مگر میں تو سارا منصوبہ سوچ چکا تھا، بس اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی دیر تھی۔ کچھ روز گزرے تو مجھے واپس جانا تھا۔ بھابھی بھی بڑی خوددار ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی کوئی نوکری ہے تو مجھے لگوا دو تاکہ میں اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکوں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ بھابھی خاموش ہوگی، کیونکہ میں جانتا تھا انہوں نے صرف سرکاری اسکول سے 8 جماعتیں پڑھی تھی اور 8 جماعتیں پڑھا بلا کیا نوکری کر سکتا تھا۔ وہ بھی خاموش ہوگی
और फिर कहने लगी कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ मगर कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हूँ। मेरे सिलाई कपड़े तो बड़े बड़े बुटीक वाले भी नहीं सी सकते। मेरे हाथ में बड़ी सफाई है। भाभी की बात सुनी तो मैं चौंक सा गया। जहन में फौरन एक मंसूबा बना। मेरी माँ भी अभी वहीं पर मौजूद थी। मैं फौरन भाभी से बोला, भैया आप क्यों ना मेरे साथ दुबई चले, वहाँ पर तो इतनी बड़ी बुटीक है कि आए रोज नई ब्रांच खुलती है। यूं ना कि आपके यहाँ दर्जियों की जरूरत होती है। यूं ना मैं आपके सिलाई हुए खूबसूरत डिजाइन इनको दिखाऊंगा। क्यों ना अगर इन्हें पसंद आ जाए तो आप और आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। भाभी ने जब ये सुना तो इनके चेहरे पर एक सुकून सा फैला था। वो खुश हो गई और बोली कि अगर तुम मुझ पर यह एहसान कर दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी और तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देती रहूंगी। मेरी भाभी आंसू पोंछते हुए बोली थी और मुझे अपना प्लान भी कामयाब होता दिखाई दिया। मैं चंद रोज बाद ही वापस दुबई चला गया। होता हुआ रोज देखकर लिया दुबई पहुंचा तो जाकर अरबी से मुलाकात की और फिर इसे अपनी भाभी के बारे में बताया। जब इसने मुझसे ये सुना तो वो एक शैतानी चाल हंसा और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम जैसा लालची शख्स मैंने आज तक नहीं देखा, जो पैसों की लालच में अपने घर की इज्जत भी बेचने से गुरेज ना करे। अगर कोई और गैरतमंद होता तो शायद ये बात सुनकर इसकी गैरत जोश मारती, मगर मेरी गैरत और जमीर सब सो चुके थे। मैंने इसकी हंसी में अपना कहका मिलाया और फिर भाभी को फोन करके कहा कि आपने जो कपड़े मुझे सिलाई के लिए भेजे थे, दर हकीकत वो यहाँ पर एक बुटीक को पसंद आ गए हैं। वो आपको एक सूट का लाखों में पैसे देंगे, इसलिए आप जल्दी से दुबई आ जाए। फिर क्या था कि मैंने भाभी को टिकट भेजा और चंद रोज बाद ही वो दुबई पहुंच गई। वो अपने बच्चों को मेरी माँ के पास ही छोड़कर आई थी। जब यहाँ पहुंची तो रोने लगी। इन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी। आखिर माँ थी, मगर मैंने इनको दिलासा दिया कि भाभी एक दफा आपका कारोबार चमक जाए तो फिर आप बेशक बच्चों को भी यहीं ले आना। भाभी मुस्कुराई थी। मैंने इन्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगा। वो कहने लगी कि आप मुझे बुटीक ले जाओगे। मैं कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं पहले आपको अपने घर ले जाऊंगा, इसके बाद हम बुटीक पर जाएंगे। वो भी खामोश होगी। कुछ देर बाद हम अरबी के घर पहुंच चुके थे। यूं ही भाभी अंदर दाखिल हुई तो इतना बड़ा घर देख कर चौंक उठी थी। कहने लगी कि वाह देवर जी, आपका घर तो बहुत ही बड़ा खूबसूरत है। मैंने इन्हें वहीं बैठाया तो वो सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी मैंने अपने मोबाइल पर एक कॉल की और फिर इससे कहा कि आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। भाभी भी वहीं बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो अरबी कमरे से निकल आया। भाभी ने गैर महरम को वहां देखा तो फौरन अपना चेहरा छुपाने लगी और मुझे आवाज देकर बोली कि ये कौन है, यहाँ पर गैर शख्स क्यों अंदर आ गया। मैं मुस्कुराया और बोला कि भाभी ये मेरा दोस्त है जो यहीं पर रहता है और आपको इसके साथ रहने से कोई मसला तो नहीं। भाभी के तासरात बदले थे, जबकि मेरे चेहरे पर कमीनगी देखकर वो परेशान होगी। तभी इस अरबी ने भाभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भाभी चीख कर इससे जुदा होना चाहती थी। इसने भाभी को थाम रखा था। मैंने वो जूस का गिलास भाभी को देने के बजाय खुद पीना शुरू कर दिया और बोला कि वेलकम टू दुबई। भाभी शायद समझ चुकी थी। वो चीखने चलाने और रोने लगी, मगर अरबी ने मेरी भाभी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि खबरदार, जो तुम्हारी आली थप्पड़ का मुंह से एक और लफाज निकला, वरना जरा भी लिहाज नहीं करूंगा और यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर वो भाभी को घसीट कर कमरे में ले जाने लगा। मेरी भाभी चीख रही थी, मगर मैंने इनसे कहा कि ये तो मेरा बिजनेस है, इतने सालों से तो यहाँ पर यही काम कर रहा हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं। जो कुछ अरबी कहता है वो करे, इसके बदले आपको लाखों रुपए मिलेंगे। जरा ये भी तो सोचे कि आपके बेटों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। इतना सुनकर भाभी बसक कर रोने लगी और कहने लगी कि खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने अपने भाई की बेवा के साथ इतना गलत काम किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, तुम्हें मेरी और मुझ जैसी कितनों की बददुआ लगेगी। तुम यहीं बैठकर अपना मुंह नोचोगे। मैं भाभी की धमकियां सुनकर हाथों के इशारे से बोल रहा था कि जा बड़ी आई धमकियां देने वाली, तेरी दुआओं में असर था तो अपने शोर को ही बचा लेती। अरबी ने जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर मेरी जान बचा ली, जिसे मैंने बड़ी महारत से पकड़ लिया और पैसे गिनने लगा। नोट गिनना तो शायद मेरा पसंदीदा मशगला था। मेरी भाभी भी चीख चला रही थी, बार बार अपने शोर का नाम ले रही थी, मगर मुझ पर तो जैसे किसी बात का असर ना हो रहा था। मैं जानता था कि अरबी पहले मेरी भाभी के साथ ज्यादती करेगा और इसके बाद इन्हें जाकर बेच देगा और ऐसी जगह बेचेगा जहां पर रातें जागती थी और दिन सोते थे। मैं अपनी भाभी को अरबी के पास छोड़कर वापस अपने फ्लैट में आ गया और ये सोचने लगा कि अब पाकिस्तान से मजीद कौन सी लड़कियां मंगवाई जाएं। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और मुझे अरबी ने कुछ पैसे भी भिजवा दिए थे, जो कि जाहिर सी बात थी इन लड़कियों के थे जिनको आज तक मैं यहाँ पर लाया था। इनमें से कुछ मुनाफा मैंने रखा और बाकी पैसे पाकिस्तान इनके घर भेज दिए, जिससे ये लिए गए थे कि वो लोग भी पाकिस्तान इनके बरम में आज यहाँ पर अच्छी इज्जत की रोजी कमा रही है। एक रोज मैं सारा दिन पैसे लुटाकर ऐशी करने के बाद सो रहा था कि मेरे मोबाइल पर फोन आया। जब मैंने नंबर देखा तो मेरी बीवी
का था। इस वक्त वहाँ पर रात थी। मैंने जब चौंकते हुए बीवी का फोन उठाया तो वो रो रही थी। इसका रोना मेरे दिमाग में कई वसवे से आया था। मेरा ध्यान अपनी माँ की जानब गया कि खुदा न खास्ता मेरी माँ फात तो नहीं पा गई थी। मैंने बीवी से पूछा तो वो रोते हुए जो बोली वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बीवी कहने लगी कि गुड़िया 7 दिन से लापता है, वो हमें नहीं मिल रही, स्कूल से वापस घर नहीं आई, हम कई रोज से ढूंढ रहे हैं, पुलिस को भी इतला दी है मगर कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। आप जल्दी आ जाएं, पाकिस्तान मेरा दिल बैठता जा रहा है, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैंने जब बीवी की ये बात सुनी तो मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। बखलाए हुए अंदाज में मैं बीवी पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरी बेटी को संभाल कर क्यों नहीं रखा। इसकी उम्र इस वक्त 10 या 12 साल की थी। मैंने इस पल सोचा कि पाकिस्तान जाऊंगा मगर बच्ची 7 दिन से गायब थी, न जाने किन दरिंदों के हाथों लग गई थी। दिल में अजीबोगरीब से ख्यालात थे। मेरे पास जो पैसे थे या जो बैंक में थे मैं उड़ा चुका था, इसलिए फौरन अरबी के फ्लैट की जानब चला गया ताकि पैसे ला सकूं। 3-4 दिन से मैं इसके फ्लैट में भी नहीं गया था। मैं रोता हुआ इसके फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद सेक्रेटरी ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगी कि तुम अभी नहीं जा सकते, सर बिजी हैं। मैंने इसे धक्का देकर कहा कि तू कौन होता है मुझे मना करने वाला, ये मेरी और सर की बात है, मुझे अर्जेंट पाकिस्तान जाना है। मैं ये कहकर अंदर चला आया कि वहां से आने वाली आवाजें मेरी रग रग में सी दौड़ चुकी थी। चीखने की आवाजें रोना में वाज़ेह कर चुका था कि अरबी के साथ एक लड़की मौजूद थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि बाबा मुझे बचाएं, बाबा मेरी मदद करें, मामा आप कहाँ हैं, मुझे बचाएं। मेरे लबों से बेसाख्ता निकला गुड़िया मेरी गुड़िया में 2 मरतबा मुंह के बल फर्श पर गिरा था। शायद मेरा वजूद इस कदर कांप रहा था कि चलना भी मुहाल था। मैं जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, चलाने लगा, तभी अरबी ने दरवाजा खुला और मुझे पैरों की ठोकर मार कर बोला क्या क़यामत आन पड़ी है जो चला रहा है। मैंने इसके अल्फाज नजरअंदाज करता कमरे की जानब देखने लगा जहाँ मेरी बच्ची गुड़िया कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी खुद को डांप रही थी। मैं आंखें बंद करके खुद को पीटने लगा, चीख चीख कर रोया और अपना मुंह इस कदर नोचा कि जख्म हो गए। बेटी तो बाप को हीरो समझ रही थी, भाग कर मेरे पास आई और सीने से लगकर बोली बाबा फलां अंकल मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। और इसने मेरे साथ अरबी सब कुछ समझ चुका था। अपना मुंह छुपाने लगा। मैं गुस्से से आप भगोला होकर अरबी को मारने लगा मगर वो मुझे मार कर बोला अब क्या हुआ, गैरत जाग गई। बेटी का चलाना सुना तो गैरत जाग गई। आज से पहले अनगिनत लड़कियां भी तो लाए थे और मुझे क्या खबर कि मेरा दूसरा बंदा तुम्हारी बेटी उठा लाएगा। बेटी जो मुझे अपना हीरो समझ रही थी हकीकत सुनकर कई कदम पीछे हटी। मैं रोता बलकता रह गया। आज मुझे हर लड़की की तकलीफ का अंदाजा हुआ था। मैं अपनी भाभी को भी अरबी के पास छोड़कर वापस अपने फ्लैट में आ गया और ये सोचने लगा कि अब पाकिस्तान से कौन सी मजीद लड़कियां मंगवाई जाए। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और अरबी ने मुझे कुछ पैसे भी भिजवा दिए थे जो कि ज़ाहिर सी बात 3 लड़कियों के थे जिनको आज मैं यहाँ पर लाया था। मैंने इनमें से कुछ मुनाफा रखा और बाकी पाकिस्तान भेज दिए जिससे वो लड़कियां ली गई थी। वो लोग भी पाकिस्तान के अनबर्स यहाँ पर अच्छी इज्जत की रोजी कमा रही हैं। एक रोज मैं सारा दिन पैसे लुटा कर अयाशी करने के बाद सो रहा था कि जब मेरे मोबाइल पर फोन आया। जब मैंने नंबर देखा तो मेरी बीवी का था। इस वक्त तो वहाँ पर रात थी। मैंने चौंकते हुए जब बीवी का फोन उठाया तो वो रो रही थी। इसका रोना मेरे दिमाग में कई वजह से ले आया। मेरा ध्यान अपनी माँ की जानब गया कि खुदा न खास्ता मेरी माँ फात तो नहीं पागी। मैंने बीवी से पूछा तो वो रोते हुए मेरी बच्ची चीख चला रही थी, अपने बाल नोच रही थी। मेरी लाडली गुड़िया ने इसी कमरे की खिड़की से कूद कर अपनी जान दी थी। 13वीं मंजिल से नीचे कूदी थी मेरी गुड़िया और मैं बेबसी से खुद को नोचता रह गया। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला जिसमें 3 लड़कियां जानवर की तरह जंजीरों से बंधी थी। सबने एक हरकत बड़ी नजर मुझ पर डाली थी। इन्हीं में मेरी भाभी भी थी। किस मुंह से पाकिस्तान जाता, क्या था मेरा कफारा जो लड़कियां वहां पर मौजूद थी। सभी को आजाद करवाया जिनको आजाद करवाना मेरे बस में था, जिनमें मेरी भाभी और 2 मजीद लड़कियां शामिल थी। बेटी की लाश उठाकर घर पहुंचा। हकीकत सबके सामने थी। माँ रो रही थी तो बीवी गिलबान खींच रही थी। मोहल्ले वाले थू थू कर रहे थे जबकि मैं अपनी मौत का तलबगार बना खड़ा था। मैंने जो किया मेरी औलाद ने इसकी सजा भुगती। अब मैं मस्जिद में झाड़ू देता हूँ और वहाँ बैठता हूँ जहाँ नमाजियों के जूते पड़े होते हैं। शायद मेरी आखिरत आसान हो जाए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।